हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा वीडियो है शिक्षण विधियों से संबंधित है। तो आज के वीडियो में हम शिक्षण विधियों के कुछ ही क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी शिक्षण विधि से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि जो कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो हम कर देते हैं, पर शिक्षण विधियों के क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा वीडियो है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप न करके वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस विधि का संस्थापक है? तो आपको नाम देखते ही क्या समझ में आ रहा है? विलियम किलपैट्रिक, यानी जो मनोवैज्ञानिक हमारे विलियम किलपैट्रिक, उनके द्वारा कौन सी शिक्षण विधि दी गई है वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि और विश्लेषक विधि। पहली हमारी व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है? व्याख्यान विधि में हम किसी चीज को अगर हम समझा रहे हैं तो वो व्याख्या देके समझाएंगे, यानी उसके बारे में बोल के बताएंगे। वो हो गई हमारी व्याख्यान, यानी व्याख्या करके हम उस चीज को समझा रहे हैं बच्चे को, तो वो हो गई हमारी व्याख्यान विधि। दूसरी है प्रदर्शन विधि, यानी किसी चीज को अगर कोई समस्या है बच्चे को, उसको हम प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं उसके सामने, वो हो गई हमारी प्रदर्शन विधि। तीसरी हमारी परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या होती है? जिसमें बच्चा खुद करके सीखेगा, यानी अपने कोई समस्या आई है उसको खुद सोल्व करेगा, अपने आप से करेगा, स्वयं करेगा। वो हो गई हमारी परियोजना विधि, यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हमारी परियोजना विधि। विश्लेषक विधि क्या हो गई? जिसमें हम टुकड़ों में बांट के, यानी उस चीज को विश्लेषित करके छोटे छोटे भागों में बांट के करेंगे, वो हो गई हमारी विश्लेषक विधि। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? इस क्वेश्चन का विलियम किलपैट्रिक द्वारा दी गई शिक्षण विधि पूछी गई हमसे कि कौन सी दी थी। तो किलपैट्रिक क्या बोलते हैं कि बच्चा खुद से करेगा तभी वो चीज उसको ज्यादा समय तक याद रहेगी। तो क्या हो गई इसमें? ऐसी कौन सी विधि थी जो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित थी? जो हमारे 3 नंबर ऑप्शन है, परियोजना विधि, वो ही ऐसी थी जो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित थी। तो इसमें हमारा फर्स्ट का हो जाएगा 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना करते हैं। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया कि परियोजना विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पहला ही तो एक तो आगे हमारे करके सीखने में परियोजना विधि हो गई। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पूछा? अवलोकन भी होता है, यानी देख के भी सीख रहा है बच्चा उस सिद्धांत। पहले देखेगा फिर वो खुद करेगा। ठीक है, तो इसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया इस वाली विधि में, तो ये बच्चे के लिए सही रहेगी। ऐसी ही विधियों का हमें उपयोग करना चाहिए जिसमें बच्चा स्वयं भागीदारी लेके सीखे उस चीज को, तभी वो चीज उसको ज्यादा टाइम तक उसके दिमाग में रहेगी और वो अच्छे से कर पाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है? तो ऑप्शन के आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है आप सबको पता है। आगमन विधि में हम क्या करते हैं कि पहले बच्चे के सामने कोई उदाहरण या एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं, फिर उसके नियम की तरफ जाते हैं, यानी उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे हैं, वो हमारी आगमन विधि। इससे क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारी ये विधि है आगमन विधि, उसमें हम क्या क्या करते हैं? उसमें पहले तो उदाहरण देते हैं, फिर नियम पे जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं इस विधि में हम? जो हमारी आगमन विधि है, इसकी एक अपोजिट विधि भी है, वो है हमारी निगमन विधि। आगमन विधि में क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, और उदाहरण क्या होते हैं? हमें ज्ञात होते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, सरल से जटिल की ओर जाते हैं आगमन विधि में। सामान्य से विशेष की तरफ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये होगी आगमन विधि। क्या होगी? उदाहरण हमारे विशिष्ट हो जाते हैं, नियम की तरह आएंगे तो वो सामान्य आ जाएंगे, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और क्या होगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है हमारी आगमन विधि। इसी के अपोजिट होती है हमारी निगमन विधि। ठीक है, जिसमें हम पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण देंगे। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ, और सरल से
विशेष की तरफ होती है निगमन विधि हमारी। तो जैसे नियम से भी नहीं, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, जिसमें पहले नियम दिए जाएंगे वो होगी हमारी निगमन विधि, और जिसमें पहले उदाहरण दिया जाएगा वो होगा हमारी आगमन विधि। और कौन सी दी हुई है? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्या होगा बच्चा? अवलोकन भी करेगा और करके भी देखेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से करके भी सीख रहा है और अवलोकन कर रहा है, तो प्रयोगशाला विधि इसमें सही हो जाएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं बच्चा? पहले देखते हैं टीचर उसके सामने कोई प्रयोग करता है, फिर वो टीचर बोलता है कि आप खुद करो अब। तो पहले वो अवलोकन कर रहा है और फिर वो कर रहा है। तो अवलोकन करके और करके सीखने के सिद्धांत पे आधारित होगी हमारी प्रयोगशाला विधि। तो इसमें ऐसा क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? देखकर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना, या इन सभी से। प्रयोगशाला विधि का में इन सभी का प्रयोग करता है क्या बच्चा? रटकर सीखने का तो नहीं कर रहा। इसकी वजह से जो हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो तो कट गया। अब बचा देखकर सीखना और करके सीखना। इसमें क्या आएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन में? 3 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? 2 नंबर हमारा सही बैठा है कि बच्चा इसमें करके सीखता है प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्या है? किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं? किससे? विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऐसी कौन सी विधि हमारी जिसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं? कौन सी है? मैंने अभी पहले ही आपको बताए थे। कौन सी थी ऐसी विशिष्ट से सामान्य वाली? आगमन विधि। कौन सी थी? आगमन विधि में और क्या होता है? उदाहरण देते हैं फिर नियम की तरफ जाते हैं। उदाहरण हमारा विशिष्ट होता है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, और उदाहरण हमें ज्ञात है तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं आगमन विधि। और इसी के अपोजिट होती है हमारी निगमन विधि। ठीक है, आगमन की अपोजिट कौन सी होगी? निगमन विधि, जिसमें नियम से उदाहरण की तरफ चलेंगे। व्याख्यान विधि जिसमें हम व्याख्या देके कोई चीज को समझाएंगे। योजना विधि जिसमें हम एक योजना बनाएंगे कि पहले कोई समस्या आएगी, फिर उसके हम टुकड़ों में बांटेंगे, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, ऐसी एक योजना बनाएंगे हम किसी समस्या को सोल्व करने के लिए, वो हो गई हमारी योजना विधि। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? 3 नंबर ऑप्शन आगमन विधि इसमें सही रहेगी, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो जाती है। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे? निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? तो चित्रकला, चित्रकला में किसी हम या कुछ बना रहे हैं वही हमारी चित्रकला है, चाहे वो कैसा भी बनाए, जिसमें हम लाइनें खींच रहे हो, चाहे कोई ड्राइंग बना रहे हो या सर्कल बना, कैसा भी कुछ भी कर रहे हो, वो हमारी एक प्रकार से चित्रकला होगी। निम्न किसका ज्ञान चित्रकला में सहायक होगा? क्या क्या ऑप्शन है? रेखा गणित, सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या हो जाएगी? 1 2 3, इसका क्या चित्रकला में कहीं प्रयोग होता है? नहीं, ये नहीं होगा। अंकगणित, अंकगणित का भी नहीं होगा। फलन यानी जैसे ये, जैसे बेलन है, ये शंकु है, इस प्रकार का भी कोई प्रयोग नहीं हो रहा है चित्रकला में। तो किसका प्रयोग हो रहा है चित्रकला में? रेखाएं तो खींच रहे हैं हम। ठीक है, तो किसका प्रयोग होगा? रेखा गणित का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है चित्रकला में। यानी अगर बच्चे को रेखा गणित का ज्ञान है तो चित्रकला में भी वो उस चीज में सहायक होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। रेखा गणित का ज्ञान चित्रकला में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्त का क्षेत्रफल पढ़ाना है हमें बच्चे को। ठीक है, उसके लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करें जो सबसे सहायक होगी? तो किस विधि का प्रयोग करें जो सबसे सहायक होगी? ऐसी कौन सी विधि है जिसका प्रयोग करेंगे तो बच्चे को आज समझ में आ जाएगा? ऐसी हमारी वर्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि पहली है आगमन विधि। आगमन विधि में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हम वर्त का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे बच्चे को सही रहेगा। इसमें सिर्फ हम उदाहरण देते हैं फिर नियम बता देते हैं कि ये इसका नियम है। निगमन विधि इसके अपोजिट होती है, जिसमें पहले नियम बताएंगे फिर उसका उदाहरण देंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन के हमारे। नेक्स्ट क्या है? व्याख्यान देके तो नहीं बता सकते कि ये वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे सोल्व कर लेना, व्याख्या दे दी और बच्चे को समझ में आ गया। तो ये 3 ऑप्शन तो आपको पता है गलत लग रहे हैं। तो 4 नंबर क्या बचे हमारे पास में? प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में अगर हम बच्चे को दिखाएंगे कि ये कोई वर्ताकार चीज है, इसने कितना, उसको कहीं पे रखेंगे, फिर बताएंगे कि इसने कितना क्षेत्र घेरा,
यानी कितनी जगह ने इसको ने कवर कर ली, उसी हिसाब से हम उसको करके सिखाएंगे तो वो चीज उसको ज्यादा से टाइम तक याद रहेगी। इसमें कौन सा आएगा, प्रयोगशाला विधि उपयुक्त रहेगी वर्त का क्षेत्रफल बताने के लिए। इस क्वेश्चन से एक बात और स्पष्ट हो जाती है, अगर वर्ग के अलावा कोई और अगर आपको ज्यामिति यानी ऐसा कुछ और पूछा जाए तो उसमें क्या आ जाएगी, अगर ज्यामिति बढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि पूछी जाए तो क्या आ जाएगी, प्रयोगशाला विधि उपयुक्त रहेगी हमारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर ज्यामिति बढ़ानी हो हमें बच्चे को तो क्या करें, कौन सी विधि का उपयोग करें ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रयोगशाला विधि उपयुक्त विधि है ज्यामिति बढ़ाने की गणित में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। प्राथमिक स्तर यानी जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है उस टाइम खेल खेल में यानी खेलते खेलते गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है हमसे, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें हमसे हाँ पूछा है या नहीं पूछा, तो इसमें पूछा है नहीं। तो पहले दी गई है मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी विधि में तो सही है, इंद्रियों का प्रयोग करता है, तो इंद्रियों प्रयोग बच्चा प्राथमिक स्तर पर ही करेगा सबसे ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग, तो ये तो उपयुक्त विधि है गणित पढ़ाने की, मोंटेसरी वाली। ठीक है, तो ये ठीक है। ये 2 नंबर क्या है, किंडरगार्टन विधि जो किसके द्वारा दी गई है, फ्रोबेल द्वारा दी गई है, और मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी द्वारा दी गई है। तो किंडरगार्टन भी प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त विधि है, यानी बच्चे को खेलते खेलते पढ़ा रहे हैं तो किंडरगार्टन तो उपयुक्त विधि है। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि भी ठीक है, जो डाल्टन द्वारा ही दी गई है। इसमें भी बच्चा क्या सीखता है कि हमें सिर्फ बच्चे का सहयोग करना है, बच्चा खेलते खेलते खुद सीख लेगा। ये तीनों विधियां तो उपयुक्त है बच्चे को खेल खेल में गणित का ज्ञान करने के लिए। पर जो 4 नंबर क्या दिया है, व्याख्यान, क्या प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को व्याख्यान देंगे तो वो चीज उसको समझ में आएगी, नहीं आएगी, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, व्याख्यान इसके लिए उपयुक्त तरीका नहीं है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलता है। तो ये हमारे शिक्षण के कुछ सूत्र होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ या मूर्त से अमूर्त की तरफ, सरल से विशिष्ट की तरफ। ये हमारे शिक्षण के आपको पता है सिद्धांत होते हैं कि कौन सी विधि कौन से सिद्धांत की पालना कर रही है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछे अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हुए जिसमें खोज यानी बच्चा उस चीज को खुद करके देखेगा, खोजेगा कि ऐसी प्रॉब्लम आई तो ये क्यों आई, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो खुद करके देखेगा। तो करने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन कौन सी विधि से मिलता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहले दी है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या होती है, अगर हमने कोई समस्या थी उसको हमने अलग अलग पार्ट में बांट लिया, ठीक है, फिर हमने उसको सोल्व कर लिया और फिर हम उसको एक तरफ इकट्ठा करेंगे, संश्लेषित करेंगे, वो हो गई हमारी संश्लेषण विधि। और जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो इसी संश्लेषण विधि पर ही आधारित है, क्योंकि हमें सब चीजें एक ही पाठ्य पुस्तक में मिल जाती है, एक जगह इकट्ठी की हुई मिली हुई है, संश्लेषित की हुई मिली है। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है वो संश्लेषण विधि पर ही आधारित होती है। विश्लेषण विधि क्या होती है, जो संश्लेषण की अपोजिट होगी, यानी जिसमें हम टुकड़े करके सीख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है वो ऐसे हमें समझ में नहीं आ रही, अगर हम उसको अलग अलग पार्ट में सोल्व करके देखें तो हमें समझ में आया, नहीं उसका अलग अलग बांट की क्रिया हमने टुकड़ों में कर दिया, उसको विश्लेषण कर दिया उसका, तो वो हो गई हमारी विश्लेषण विधि। तीसरी है परियोजना विधि, यानी एक योजना के हिसाब से हम किसी समस्या को सोल्व कर रहे हैं, एक योजना बना रखी है कि पहले समस्या क्या थी उसकी पहचान करना, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके लिए ग्रुप बनाना, फिर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना और लास्ट में उसका एक ब्यौरा बना देना, वो हो गई हमारी परियोजना विधि। प्रयोगशाला विधि जिसमें हम करके सीखते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमने देख लिए, पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाने चाहिए और खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए बच्चे में, ऐसी कौन सी विधि है। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमारा 2 नंबर ऑप्शन है जो विश्लेषण, विश्लेषण में खोज करने की प्रवृत्ति तो आ रही है, बच्चा टुकड़ों में बांटेगा फिर उसको सोल्व करेगा, खोज तो वो कर रहा है, अज्ञात ज्ञात नहीं है उसको कि क्या प्रॉब्लम है, पर जाएगा अपने उसको ज्ञात करने के लिए कि उसको जानने के लिए की तरफ बढ़ रहा है वो।
ठीक है, तो अज्ञात से ज्ञात की तरफ भी आधार। ठीक है, तो विश्लेषण विधि एक ऐसी विधि है जो अज्ञात से ज्ञात की तरफ जा रही है और खोज करने की प्रवृत्ति का भी इसमें विकास होता है। और गणित की शिक्षण में विश्लेषण विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। विश्लेषण विधि के बाद में फिर हम संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं गणित शिक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। हमें पूछा है कि कौन सी शिक्षण विधि यानी कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्ष यानी जिसमें हम सबसे ज्यादा अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे और उसी के जो निष्कर्ष होंगे उन्हीं का उपयोग करेंगे, ऐसी कौन सी विधि है। तो पहली है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, यानी साथ में हम व्याख्या दे रहे हैं और साथ में उस चीज को दिखा रहे हैं, प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या हमने कोई दिमाग का उपयोग किया? नहीं, ये वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है, व्याख्यान विधि, व्याख्यान से कोई इसमें कोई दिमाग का उपयोग नहीं करे, यानी मानसिक निष्कर्ष का इसमें कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ व्याख्यान विधि में। यानी कोई समस्या थी उसको हमने बोल के बता दिया, पढ़ के बता दिया बच्चे को, ठीक है भी, हाँ हो गई सो। 3 नंबर पे है समस्या समाधान विधि और 4 नंबर पे है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, पर इसमें बच्चा अवलोकन भी करता है, पहले देखता भी है फिर वो अपना करके देखते हैं। इसमें ठीक है होता है मानसिक, मतलब अपने दिमाग का यूज करता है बच्चा, पर सबसे ज्यादा किसमें कर रहा है, जो 4 ऑप्शन दिए इसमें इसमें सबसे ज्यादा करेगा 3 नंबर जो समस्या समाधान विधि है, क्योंकि पहले बच्चा समस्या को खोजेगा कि आखिर समस्या है क्या। ठीक है, पहले उसने समस्या को खोज ली, ठीक है कि ये समस्या है, फिर क्या करेगा वो, फिर करेगा समस्या का विश्लेषण, यानी समस्या को अलग अलग पार्ट में बांटेगा, फिर उनको खोजेगा, यानी फिर उसके निष्कर्ष निकालेगा। जो अलग अलग पार्ट में उसने समस्या को बांट ली, फिर उसके निष्कर्ष निकालेगा, फिर उनको हल करेगा और लास्ट में एक अपना उत्तर यानी एक हल निकाल देगा वो। ठीक है, तो वो होती है हमारी समस्या समाधान विधि। तो इसमें सबसे ज्यादा अपने ही दिमाग का तो प्रयोग कर रहा है, कहीं नहीं देखा उसने, कहीं नहीं सोचा उसने, सिर्फ अपना ही करते जा रहे हो। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। कौन सी नवाचारी यानी कौन सी नई विधि कौन सी है जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों को यानी सब एक साथ लेके चल रहे हैं उस शिक्षण विधि में हम। तो ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है? तो पहली है दल शिक्षण। दल शिक्षण क्या होता है हमारा, जिसमें टीचर का एक समूह बना होता है, ठीक है, वो बच्चों को शिक्षण करा रहा है, यानी टीचर का एक समूह बच्चों को शिक्षण करा रहा है, वो हमारा दल शिक्षण हो गया। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण जिसमें हम छोटे छोटे समूह बना के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो हो गया हमारा सूक्ष्म शिक्षण। तीसरा है मस्तिष्क उद्वेलन, यानी जिसमें हम बच्चे के दिमाग को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसके अंदर क्या है, उसके क्या भाव है, क्या विचार है, उनको निकालने की कोशिश करें कि वो धीरे धीरे अपने विचारों को बाहर निकाले। ठीक है, 4 नंबर पे अभिकर्मित अनुदेशन। इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए जिसमें सभी पक्ष शामिल हो जाएं, तो ऐसी कौन सी विधि है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि ऐसी है जिसमें हम बच्चे के हर पहलू की जांच कर सकते हैं और सभी विधियों का समावेश भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमारी 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि की औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन होता है, यानी जो हमारी नॉर्मल क्लास होती है, ठीक है, उसमें ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। आगमनात्मक यानी उदाहरण देके नियम बताना, ये हम कर सकते हैं। निगमनात्मक यानी नियम से उदाहरण की तरफ भी चल सकते हैं। ठीक है, विश्लेषणात्मक विश्लेषण भी कर सकते हैं, किसी चीज को अलग अलग पार्ट में भी बांट देते हैं हम। ठीक है, तो ये तीनों तो हम एक क्लास में कर सकते हैं, पर परियोजना विधि को क्लास में लागू करना मुश्किल हो जाता है। कर तो सकते हैं हम, पर थोड़ा हार्ड रहता है कि हर प्रकार की योजना बनाना, उसके लिए साधन जुटाना, ठीक है, कि क्या क्या सामग्री हमें चाहिएगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर उनका अलग अलग यूज करना, फिर उनको एक जगह इकट्ठा करना। तो ये वाली जो हमारी शिक्षण विधि है परियोजना, इसका प्रयोग करना थोड़ी कक्षा में मुश्किल रहता है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा हमारा 3 नंबर, परियोजना विधि का उपयोग करना कक्षा में
मुश्किल होता है। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांक के पश्चात करना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि जो हम बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, तो किस विधि के बाद में अगर हम टुकड़ों में बांट देते हैं कोई प्रॉब्लम को, फिर उनको इकट्ठा करते हैं, तो संश्लेषण होता है इकट्ठा करना, विश्लेषण होता है टुकड़ों में बांटना। तो टुकड़ों में बांटने के बाद में ही हम उस चीज को इकट्ठा करेंगे, तो विश्लेषण के बाद में संश्लेषण उपयोग में होगी। तो सीधा सीधा आंसर है इसका, विश्लेषण के बाद में फिर संश्लेषण करेंगे हम। ठीक है, तो ये इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्या है, माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। यानी हमें एक माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, उसमें दशमलव की 2 संख्याओं का गुणनफल सिखा रही है बच्चों को, उसको समझाने के लिए हम कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करें ताकि बच्चे को वो अच्छे से समझ में आ जाए। ऑप्शन क्या दिया है, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए, मेथड दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग, मेथड दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम होता है। ऐसी कौन सी विधि का उपयोग करें जिससे बच्चे की ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। 2 दशमलव संख्याएं हैं, अगर हम बच्चे को उनको ग्राफ पे लगा लो, ठीक है, अगर बताएंगे कि ये यहाँ पे 1 दशमलव हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी उसको स्पष्ट करके दिखाएंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे, तभी बच्चे की वो चीज समझ में आएगी। फिर उनका गुणनफल करके दिखाएंगे। तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है, प्रक्रिया में चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना, यानी जो ऐसी समस्या आ गई है उसको हम आकर चित्र बनाकर दिखाएंगे या ग्राफ पे समझाएंगे, तो वो चीज उसको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है। गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चे को सिखाया, ऑप्शन है खेल विधि द्वारा, प्रयोग विधि द्वारा, या एक या दोनों, या दोनों ही नहीं। ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं इसमें। इसमें आपको क्या लग रहा है कि किस विधि द्वारा गणन संख्याओं, यानी बच्चे को स्टार्टिंग में आता है तभी हम उसको काउंटिंग वगैरह सिखाते हैं, तो खेल खेल में सिखा देते हैं उसको हम कि 1 2 3 4 ऐसे बोल के ऐसे ही बताते हैं, तभी उसको अच्छे से समझ में आता है। तो खेल विधि इसमें उपयुक्त रहेगी हमारे गणन संख्याओं के लिए। पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रयोग करके तो नहीं सिखा सकते, क्या आप काउंटिंग सिखाओगे तो कोई प्रयोग करोगे उसके लिए, नहीं, सिर्फ खेल विधि इसमें इंपॉर्टेंट होगी। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है। निरीक्षण, निरीक्षण करना एक प्रकार से अवलोकन हो गया, और सीखो यानी उससे सीखो कि आपने अवलोकन किया, उससे आपके क्या समझ में आया है, और फिर उसको खुद करके देखो ऐसी कौन सी विधि है, वो हमसे पूछा गया है। ऐसी कौन सी, पहला है आगमन विधि। आगमन विधि में तो ऐसा कुछ नहीं होता। आगमन में क्या होता है, उदाहरण देके नियम की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरी है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। दूसरी की हमारे पास में अभिकर्मित अनुदेशन विधि, यानी इसमें बच्चे को एक प्रकार से हम कोई संकेत देंगे, फिर बच्चा उसकी तरफ जाएगा। तो ये भी नहीं है। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि मैंने आपको बताया था, प्रयोगशाला विधि में क्या करता है बच्चा, पहले अवलोकन करता है फिर करता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा है निरीक्षण और सीखो, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि ऐसी विधि है जिसमें बच्चा ऐसा कर रहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नीचे ये लिखा भी है, विज्ञान शिक्षण की इस विधि में छात्र प्रयोग में प्रयोगों द्वारा व्यवहारिक ढंग से विषय वस्तु को समझकर फिर निष्कर्ष निकालते हैं। इस विधि में शिक्षार्थी स्वयं क्रियाशील होकर समस्त गतिविधि करता है। और इस विधि के क्या क्या गुण है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें छात्र स्वयं अपनी गति से कार्य करते हैं। इस विधि से में छात्र में निरीक्षण, तर्क और निर्णय शक्ति का विकास होता है, ठीक है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। वर्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की उपयुक्त विधि मैंने आपको बताई थी, कौन सी है, कौन सी होती है, प्रयोगशाला विधि। यानी ज्यामिति बढ़ाने की जो गणित की विधि है वो कौन सी है, प्रयोगशाला विधि उपयुक्त विधि है। समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा करवाया जाता है। समवाय शब्द से आपको क्या लग रहा है कि एक साथ बहुत सी चीजों का ज्ञान देना हमें, वो होती है हमारी समवाय, यानी एक साथ अनेक चीजों को साथ में लेके हम चल रहे हैं,
वो हो गई हमारी समवाय, यानी मिला लिया हमने सब विधियों को एक साथ। इसमें क्या करना है, सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा करवाया जाता है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें समवाय के सिद्धांत का उपयोग होता है। तो परियोजना विधि एक ऐसी है कि पहले बच्चा अवलोकन करेगा, यानी समस्या को खोजेगा कि आखिर समस्या है क्या, फिर उसके लिए वो संसाधन जुटाएगा, ठीक है, फिर उसको सोल्व करेगा यानी हल करेगा, यही बात है। इसने सब एक साथ लेके चला है बच्चा। पहले उसने निरीक्षण भी किया, ठीक है, तो निरीक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगी। फिर उसने क्रियाशील भी रहा बच्चा इसमें, तो करके से करने यानी करके देखने के सिद्धांत पर आधारित हो गई, और वो उस प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व भी कर रहा है। तो ये सारे जो परियोजना विधि है ये हमारे समवाय के सिद्धांत पर आधारित होगी, यानी एक साथ अनेक विधियां इसमें शामिल हो गई हमारी। तो इसका समवाय के सिद्धांत वाले का क्या आंसर आ जाएगा, परियोजना विधि इसके लिए उपयुक्त रहेगी। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किए शिक्षण विधियों के कुछ क्वेश्चन आंसर, और देखा है कि इनके ये आंसर क्यों हुआ है, और जो शिक्षण विधियां थी उनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है कि इनके क्या सिद्धांत है, कौन सी विधि कैसे चलती है, यानी कौन से सूत्र का पालन करती है। आज की वीडियो में हमने ये सब किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।